हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लेकिन आजकल बॉन्ड यील्ड की चर्चा सुर्खियों में है। क्या है ये बॉन्ड यील्ड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बॉन्ड यील्ड का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा जो है जारी रखेंगे। तो करें स्टार्ट। यस, देखिएगा, सबसे पहली बात है कि क्या होती है बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी। व्हाट इज ए बॉन्ड? क्या होता है बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब है एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि सरकार या कंपनियां यूज कर रही हैं। यानी कि एक ऐसी उधारी जो सरकार ने ली है या कंपनियों ने ली है और जिसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट कोई भी लोन लेती है तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बोरोइंग्स के नाम से जानते हैं। अगर कंपनियां पैसा उधार लेती हैं तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं या हम उसको कॉरपोरेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स या डिवेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट्स के माध्यम से कंपनियां पैसे इकट्ठा करती हैं और इसी तरीके से सरकारें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बोरोइंग्स के नाम से जो है जानी जाती हैं। इनके ऊपर जिस रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये प्राइमरी मार्केट में दिया जाता है। यानी कि जब पहली बार कोई कंपनी या सरकार लोन ले रही है तो एक फिक्स टर्म के लिए वो लोन लिए जाते हैं। यानी कि ये लोन जो है लॉन्ग टर्म्स के होते हैं, करीबन 3 साल, 2 साल या उससे बड़ी अवधि के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल के लिए। तो इस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फिक्स होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जब फिक्स होता है तो उस समय पर बाजार की क्या दशाएं हैं, क्या महंगाई की दर है, इकोनॉमी किस तरीके से कर रही है, उन सब पर निर्भर करता है। पर मुख्यतः बाजार में क्या मुद्रास्फीति की दर है या इन्फ्लेशन या जिसे महंगाई की दर कहते हैं वो क्या चल रही है। मान लीजिएगा अभी आज की वर्तमान स्थिति में अगर महंगाई की दर चल रही है 6%, इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, अगर 6% महंगाई की दर चल रही है तो भारत सरकार कोई भी पैसा उधार लेगी तो उसको 6% का ब्याज लगभग लगभग देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति वो पैसा यूज ना करके सरकार को देगा तो उसको अपनी जो महंगाई की दर है उसको प्रोटेक्ट करना है। नहीं तो क्या होगा, वो उस पैसे को खुद ही कंज्यूम कर लेगा अगर उसको 5% या 4% मिलेगा। क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूचर मनी। तो सीधी सी बात ये है कि फ्यूचर में आप पैसा कम दोगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहे हो तो। इसीलिए जो भी लोग हैं वो ब्याज पे पैसा तभी चढ़ाएंगे जब महंगाई की दर से ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो या उसके बराबर मिल रहा हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली महंगाई की दर पर निर्भर करता है। तो मान लीजिएगा अब सरकार ने 6% के रेट से आपसे पैसा उधार लिया। हम मान लीजिएगा मैंने वो 100 रुपये का बॉन्ड सरकार से खरीदा, मैंने सरकार को 100 रुपये दिए, सरकार मुझे हर साल 6 रुपये का ब्याज देगी। अब स्थिति का क्या बदलती है? अब ये जो स्थिति है, मान लीजिएगा मैंने 10 ईयर का बॉन्ड ले लिया तो 10 ईयर्स तक मुझे 6% हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन अब चलिए अगर महंगाई बढ़कर 7% हो गई तो अगर अगले साल सरकार को पैसा उधार मिलेगा तो कितने परसेंट पे मिलेगा? 7% पे। और मैंने जो 100 रुपये की चीज़ ली है उस पर कितना मिल रहा है? 6%। क्योंकि 10 साल तक मुझे तो 6% ही मिलेगा। अगर महंगाई की दर बढ़कर 7% हो गई तो मैं अगर कोई नया बॉन्ड खरीदूं या मेरे मित्र कोई नया बॉन्ड खरीदें तो उनको तो 7% ब्याज मिलेगा। लेकिन मेरे पुराने बॉन्ड पर क्या रेट था? 6%। तो अब ऐसी स्थिति में अगर मैं उस बॉन्ड को किसी दूसरे को बेचने जाऊं तो वो तो मुझसे ये बॉन्ड खरीदेगा ही नहीं। तो वो ये कहेगा कि देखिएगा जी, ये बॉन्ड पे तो केवल 6 रुपये मिलेंगे, अगर मैं सरकार से नया बॉन्ड खरीदता हूं तो मुझे 7 रुपये मिलेंगे, तो मैं आपके बॉन्ड को क्यों खरीदूं। तो ऐसे जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि पहली बार के बाद जो दूसरी ट्रांजेक्शन होती हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब अगर महंगाई की दर वास्तव में 7% है, सरकार 7% के ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार है, नया पैसा उधार लेने के लिए तैयार है, तो अल्टीमेटली जो मेरा एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसकी वैल्यू बदल जाएगी अगर मैं सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा तो। मान लीजिएगा आप ही उस बॉन्ड को खरीदोगे तो आप कहोगे जी मैं तो क्यों खरीदूं 100 रुपये में, क्योंकि मुझे तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको हम एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैलकुलेशन से इस बॉन्ड की वैल्यूएशन से निकालते हैं।
तो हम उसका एक अंदाजा आपके साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। आप ये कहोगे जी मुझे ये बॉन्ड ना आप मुझे 90 रुपीज़ में दे दो, जिससे कि मुझे जो एक एक रुपये का जो नुकसान होगा वो मैं 10 साल में कंपनसेट कर लूँगा, या 92 रुपीज़ में, 93 रुपीज़ में, बट वो 100 रुपये से कम होगा। तो अगर आप 93 रुपीज़ पे जो वो बॉन्ड खरीदेंगे या 94 रुपीज़ पे वो बॉन्ड खरीदेंगे तो उस पर आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको अगर मैंने वो बॉन्ड 100 रुपये में लिया था, मैंने आपको 94 में दे दिया, तो ये जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? आपको तो 6 रुपये मिलेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 94। तो 94 पे 6 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो अगर 6 रुपये को 94 से डिवाइड करेंगे तो वो करीबन करीबन 7% के आसपास ही निकलेगा। तो ये जो 7% है दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो बाजार में जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनके भाव बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं? अगर महंगाई की दर बढ़ रही है तो उन बॉन्ड्स की कीमत घट जाती है, लेकिन उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलता है। तो जिसकी वजह से जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का क्या असर होता है, घटने का क्या असर होता है, अब हम ये चर्चा आपके साथ आगे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बॉन्ड यील्ड आपको समझ में आ गई। मैं आपको एक दूसरे उदाहरण से भी आपको समझा सकता हूं। मान लीजिएगा आपने एक बैंक में एफडी की 1 लाख रुपए की, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, तो आपको 6% का ब्याज मिलना है। और मान लीजिएगा आप उस एफडी को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये एफडी परपेचुअल है, यानी कि जिंदगी भर के लिए बैंक कभी भी आपको पैसा वापस नहीं देगा, लेकिन जिंदगी भर आपको 6% इंटरेस्ट देता रहेगा। तो इसको बोलते हैं परपेचुअल डेट। तो ऐसे डेट में आपको क्या होगा कि आपको 6% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप उसको किसी और को बेच दें एफडी तो भी उसको कितना मिलेगा? 6%। लेकिन अगर बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% होगा तो कोई भी आपका बॉन्ड खरीदेगा नहीं। तो 1 लाख रुपए वाली वैल्यू थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, वो 93, 94 या 95 के आसपास होगी, जैसी भी स्थिति है। तो अल्टीमेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो नया व्यक्ति खरीदेगा उसको 7% ब्याज मिलेगा। तो बॉन्ड की वैल्यूएशन घट जाती है जब इन्फ्लेशन होता है तो, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। और इसी वजह से आपने देखा कि हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जा रहे थे पिछले अगर 3-4 साल का ट्रेंड देखें तो, जिसकी वजह से बैंकों के पास जो एसएलआर पोर्टफोलियो में, यानी जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के लिए उनको इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या बॉन्ड के रूप में, उन बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ती जा रही थी हर साल, जिससे बैंकों के प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे थे। यानी कि उनके पास जो बॉन्ड है वो 10% या 8% वाले थे, और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार में 5 या 6% का है। तो जो 10% वाले बॉन्ड है जिसपे 10% इंटरेस्ट मिलता है, उन बॉन्ड की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 130-140 रुपये हो गई थी, जिसकी वजह से बैंकों को पिछले 4-5 साल में काफी अच्छा फायदा भी हुआ, जिसको हम ट्रेजरी इनकम के रूप में जानते हैं। अब सिचुएशन हो रही है उल्टी। अब इस उल्टी इक्वेशन से क्या इंपैक्ट होगा? तो इस उल्टी इक्वेशन से एक इंपैक्ट होगा, इसका मतलब है कि बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने जा रहे हैं। अब वर्तमान स्थिति में ये जन्म आया कहां से? ये बॉन्ड यील्ड का कंसेप्ट इंडिया के अंदर क्यों पैर पसार रहा है नेगेटिवली इंडिया के स्टॉक मार्केट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? मैं इसको पहले यूएस से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि देखिएगा ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी नए वेरिएंट्स हैं ये सब यूएस की देन है। यूएस के अंदर ही इन सब का इनोवेशन हुआ और बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ होती रही। तो अगर आज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूएस की बुक्स में जो लिखा होता है वही आज की डेट में वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है। तो हम जो चीज़ आज पढ़ रहे हैं या हमने पिछले 20 साल में पढ़ी, यूएस के अंदर वो चीज़ें 70-80 या उससे भी पहले के सालों से जो है विद्यमान है या प्रचलित है। तो बॉन्ड यील्ड क्या है? तो बॉन्ड यील्ड का इक्विटी मार्केट से क्या रिलेशन है? तो इस रिलेशन को बाजार में आज की डेट में आप सुन रहे हैं कि बड़े जबरदस्त इनवर्स रिलेशनशिप है ये कहा जा रहा है। क्या होती है बॉन्ड यील्ड, ये मैंने आपके साथ बात कर ली। तो आप ये मान सकते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आज का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बॉन्ड यील्ड है। अब यूएस के अंदर क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ गए हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं उनके जो 10 ईयर वाले बॉन्ड्स हैं और जो 30 ईयर्स वाले बॉन्ड्स हैं। तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे 2 रीजन है। 2 रीजन है। पहला रीजन है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो यूएस में जो महंगाई बढ़ रही है उसका मेन इंपैक्ट क्या है? उसका मेन इंपैक्ट आया है कि जो कोविड की सिचुएशन है वो ईज आउट हो रही है, यानी कि वैक्सीनेशन होने की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वो लोग काफ़ी घूमने फिरने में भी जो है
आगे रहते हैं, तो घूमना फिरना शुरू हो गया है, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ गई हैं, तो जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। और जिन चीज़ों की वजह से जो है डिमांड बढ़ने की वजह से उन चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, और प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यूएस के अंदर जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए थे, तो वहाँ पर लोगों के पास अपार मात्रा के अंदर फंड्स हैं, और वो जो फंड्स जब वो घर पे बैठे हुए थे, लॉकडाउन में थे, तो वो पूरे के पूरे फंड्स वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए थे। ये था यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के दो रीजन। पहला कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमी वहाँ पे खुल रही है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई हैं, इस वजह से जो है वहाँ पर चीज़ें जो है यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्यों यूएस के स्टॉक मार्केट गिरे थे, क्या यूएस के स्टॉक मार्केट और गिरेंगे या जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं वो ज़्यादा गिरेंगी। मैं इसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट, और फिर जो बढ़ती हुई जो एमर्जिंग इकोनॉमी है, जो बढ़ती हुई इकोनॉमी, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा यूएस के स्टॉक मार्केट। देखिएगा यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि यूएस के अंदर जो इन्वेस्टर का माइंड सेट है वो किस तरीके का है। यूएस के अंदर जो इन्वेस्टर है वो गोल्ड में भी निवेश करता है, वो इक्विटी में भी निवेश करता है, वो बॉन्ड में भी करता है, रियल एस्टेट में भी करता है, और उसका प्रॉपर अलोकेशन होता है। यानी कि कुछ परसेंटेज रियल्टी में, कुछ परसेंटेज गोल्ड में, कुछ परसेंटेज इक्विटी में, कुछ परसेंटेज बॉन्ड में। और जो वहाँ के पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो जनरली इस तरीके से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस तरीके से एडवाइस भी करते हैं। अब जबकि बाजार खुल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो एक रुझान जो है वो पॉजिटिव बॉन्ड मार्केट की तरफ आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड के अंदर जो अलोकेशंस हैं वो बढ़ सकते हैं, यानी कि जो लिक्विडिटी है वो बॉन्ड मार्केट की तरफ जा सकती है, जिससे कि उनको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिलता है और इक्विटी मार्केट के रिस्क से उनको निजात मिलती है, तो इस वजह से जो है कुछ पैसा डेट मार्केट में जा सकता है। तो जो डेट मार्केट में पैसा जाएगा तो उसकी जो लिक्विडिटी है वो इक्विटी मार्केट से वो कम हो सकती है। तो ये एक मेन रीज़न है यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट डाउन होने का। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यूएस की स्टॉक मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं होंगी, और वो सुनिएगा क्यों। देखिएगा यूएस के अंदर जो पैसा था वो बहुत सारा पैसा दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी गया। यूएस की स्टॉक मार्केट अगर आप पिछले 3 महीने या 4 महीने के चार्ट्स को देखेंगे, या 4 महीने के अंदर दो देखेंगे, तो जब से बाइडेन बने हैं यूएस की स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े राइज नहीं आए हैं। जिसके कंपैरिजन में अगर आप एमर्जिंग मार्केट्स में देखेंगे तो यूएस की मार्केट के सामने हमने 3 टाइम्स जो है परफॉर्म किया है। यानी कि हम कभी करीबन एमर्जिंग मार्केट में देखेंगे दुगने से 3 गुना जो है हम यूएस के मामले में, यूएस के आगे हम बढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि जो लिक्विडिटी आई वो एमर्जिंग मार्केट्स में आई ज़्यादा। तो जो स्टिमुलस पैकेज के अंदर जो पैसा मिला था वो शुरू में तो यूएस मार्केट के अंदर ही लगा जब तक ट्रंप थे, और ट्रंप आने के बाद जो है बाइडेन जब आए, तो बाइडेन आने के बाद वो पैसा एमर्जिंग मार्केट की तरफ फ्लो हुआ, और बाइडेन के आने के बाद जो है वो पैसा एमर्जिंग मार्केट में बहुत तेजी से आया, और उसके बाद देखिएगा अब मार्केट बढ़े भी। अब यूएस के अंदर इन्फ्लेशन रिस्क तो है, लेकिन वहाँ पर जो मार्केट के अंदर अभी भी जो वैल्यूएशंस हैं वो इंडिया जैसी या इमर्जिंग इकोनॉमी जैसी स्ट्रेच नहीं है, और जबकि उनकी कंपनियां हमारे से काफ़ी बड़ी हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे करेक्शन आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो जो करेक्शंस आएंगी वो इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले में कम आए या ज़्यादा है, वो इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले में काफ़ी कम आएंगी। तो यूएस की मार्केट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही कम गिरेंगी क्योंकि एलोकेशंस तो जाएगा। अगर ये स्टेबल रहता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है और जो है बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, तो नेगेटिव इंपैक्ट जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर तो पड़ना लाजमी है यूएस के अंदर भी। लेकिन उसका जो ज़्यादा इंपैक्ट है वो आपको इमर्जिंग मार्केट में नजर आएगा, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट का जो बीटा है यानी कि जो रिस्क है और जो रिटर्न की कैपेसिटी है वो इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा है। तो यहाँ से आउटफ्लो हो भी सकता है। अगर आप पिछले 2 दिनों के डेटा देखेंगे, थर्सडे के और फ्राइडे के, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश आउटफ्लो शुरू कर दिया है, और शुरू में तो वो भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में थे। और आप देखेंगे इस फ्राइडे से पिछले फ्राइडे के अंदर एक अच्छी करेक्शन मार्केट में आई थी, उसके बाद उन्होंने पोज लिया था कि चलो देखते हैं सिचुएशन को, लेकिन लास्ट के 2 दिनों में उन्होंने अच्छी सेलिंग की। यूएस के मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली नीचे लेवल से फ्राइडे के सेशन में, और जिसकी वजह से सिंगापुर निफ्टी और बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत जो है देखने के लिए मिल सकते हैं सोमवार को सुबह के सेशन में। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जो एक
रैली हो रही थी, एक जो ड्रीम रन था स्टॉक मार्केट का, शायद वो अब रुकता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट एकदम गिर जाएंगे, लेकिन जो तेजी थी उस पर लगाम लगना जो है लाजमी जो है लग रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब देखिएगा। वहां से पैसा आता था इंडिया के अंदर, तो इंडिया की जो बॉन्ड मार्केट थी उसमें भी पैसा आता था, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थे और इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा थे। तो इंडिया के अंदर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा थे तो इंडिया की बॉन्ड मार्केट में पैसे आते थे, इक्विटी में नहीं आते थे। अभी पिछले 6 महीनों के दौरान इंडिया की बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलकर इंडिया की इक्विटी मार्केट में आ गया, यानी कि शेयर बाजार में आ गया। तो अब ये जो पैसा है ये इंडिया की बॉन्ड मार्केट से भी निकल सकता है और इंडिया की इक्विटी मार्केट से भी निकल सकता है, और जिसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है इंडियन रुपी पे पड़ सकता है। और इसके साथ 2 रीजंस और भी हैं, वो जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक रीज़न जो है हमें जो साफ समझ में आ रहा है कि इंडिया के जो अभी पहले बॉन्ड मार्केट से पैसा निकला था इंडिया की इक्विटी मार्केट में आ गया था, अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया की इक्विटी मार्केट से कुछ एलोकेशन कम होगा, और वो उसका कम होने का मेन रीज़न यूएस की इकोनॉमी का परफॉर्म करना है। अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो लोग हैं, वो फॉरेन करेंसी के जो रिस्क हैं उनको हेज करने की कॉस्ट क्यों बियर करेंगे। तो अल्टीमेटली इस वजह से आपको इंडियन बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलने के साथ साथ जो निकला था, अब बारी शायद इंडिया की स्टॉक मार्केट से भी कुछ पैसा निकलता हुआ आपको नजर आए। और इंडिया की स्टॉक मार्केट से क्यों निकलेगा, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। उसका मेन रीजन है इंडिया की इकोनॉमी तो अच्छा करेगी। अब ये ध्यान रखिएगा, इंडिया की इकोनॉमी तो अच्छा करेगी, अब फंडामेंटली तो हम भी इंप्रूव हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम अच्छा करेंगे, हम पीछे खराब कर रहे थे, हमारी स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी। अब हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, यानी कि हम ग्राउंड लेवल पे अच्छा करने वाले हैं, हम ग्रोथ दिखाने वाले हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं वहां पर भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि वहां पर अच्छा होगा। लेकिन इंडिया की स्टॉक मार्केट अच्छा शायद ना करे। उसका मेन रीजन ये है वैल्यूएशन रिस्क, क्योंकि वैल्यूएशंस ऊपर की तरफ आ गए हैं, लिक्विडिटी आ रही थी और लिक्विडिटी की वजह से लिक्विडिटी चेस कर रही थी इक्विटी को, जिसकी वजह से इक्विटी के प्राइसेस ऊपर की तरफ आ गए थे। इसीलिए हम बात कर रहे थे कि जो पी वैल्यूएशंस वो ऊपर साइड पर आ गए। अब वो पी वैल्यूशंस तो हो सकता है आपको नीचे मिल जाए, और यहां से हो सकता है 20 या 30% पी वैल्यूशंस नीचे आ जाए, इंडिया की कंपनीज की अर्निंग्स भी आपको बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन लिक्विडिटी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो पैसा है वो एमर्जिंग मार्केट से, ना केवल इंडिया से बल्कि जो बाकी एमर्जिंग मार्केट्स हैं वहां से भी आपको पैसा निकलता हुआ नजर आ सकता है। उसमें चाहे ब्राजील की बात करिए, चाहे चाइना की बात करिए, चाहे रशिया की बात करिए, और इसके अलावा जो बाकी जो कंट्रीज हैं जिसमें ताइवान है या आपको कोरिया है या बाकी जो इकोनॉमीज है वहाँ से भी पैसा निकलता हुआ आपको नजर आए। और चाइना के अभी जो डेटा आए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के, वो काफ़ी बेहतरीन आए हैं, जो उम्मीद थी उससे भी जो है काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा है, यानी कि चाइना की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। और चाइना की इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट का कुछ शेयर, जो इंडिया का मार्केट का शेयर है, वो भी शायद जो है वो कैप्चर कर लेंगे। और जिस तरीके से डोकलाम विवाद के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने निगोशिएशन की है, तो ये तो पक्का है कि इसके अंदर कुछ ट्रेड निगोशिएशंस भी हुई होंगी, और इंडियन गवर्नमेंट भी उतनी एग्रेसिव नहीं है जितना डोकलाम विवाद के समय थी। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट्स ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के जो प्रोविजंस किए हैं, ये इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो इन्होंने प्रमोट करने की जो कोशिश की थी, उसमें भी शायद उतना एग्रेसिव गवर्नमेंट आपको नजर ना आए। तो हालांकि मुझे ये उम्मीद है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी अब, लेकिन वैल्यूशंस जो ऊपर की तरफ थे, वो वैल्यूशंस रिस्क जो है वो हमारे को ज़्यादा चिंता का विषय जो है हमारे लिए हैं, और इसकी वजह से हमारी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। और दूसरा मेन कारण है कि जो हमारे निफ्टी के इंडेक्स के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स का काफ़ी बड़ा जो है पोर्शन है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो ये जो हाई बीटा सेगमेंट है एनबीएफसी कंपनीज और जो बैंक्स हैं उनके लिए काफ़ी एडवर्स हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से हमारे यहाँ पे मेटल्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी $69 पर हो गए हैं। उसके बारे में मैं आपको अलग से एक चर्चा जो है करता हुआ मिलूंगा आपको यहाँ पर ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की, तो इसमें हो सकता है कि आपके मतभेद हो, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती हैं, जो गवर्नमेंट का 12 लाख करोड़ रुपए का जो टारगेट है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी चाहेगी कि सस्ते रेट पे इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट की भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो रेवेन्यू स्टेटमेंट्स है उस पर एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं इस चर्चा को यहीं पे जो है समाप्त करूँ, तो मैं इसके अंदर केवल एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा कि शायद अभी जो स्टॉक मार्केट का जो रनअप था हमारा, उस पर शायद थोड़े समय के लिए एक पोज जो है आपको देखने के लिए मिले, और अगले 10-15 दिन के अंदर जिस तरीके की स्थिति यूएस की मार्केट में होती है, किस तरीके से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है,
और मार्केट जनरली यूएस से ही जो है डेटा पॉइंट ले रही है अभी इंडिया की भी, और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक जो है मेन नज़र जो है रखनी पड़ेगी। आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।